Hello students, this is Namrata Golian and in today's class we will proceed the topic principles of management. And students, हम आज की क्लास में जानेंगे 14 principles of management given by Henry Fayol, जिसे जाना जाता है Fayol's principles of management. So students, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको आज की क्लास में अटेंटिव रहना है, फोकस रहना है, मोटिवेटेड रहना है. Students, are you ready to start the class? Let's start the class. बिफोर प्रोसीडिंग द टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. आप या तो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कीजिए, या कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है, ये कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. सो आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने हैं इन सब प्रिंसिपल्स को. हेनरी फ्योल, सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं हेनरी फ्योल के बारे में. Fayol, known as the father of management studies and thoughts. हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स भी बोला जाता है. हेनरी फ्योल ही ऐसा पर्सन है जिसने क्लियर डिफरेंस बताया है बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स, एंड ही हैज डेवलप्ड 14 principles of management which act as a guideline for managers to perform managerial function effectively. As we all know, principle of management क्या होते हैं? साधारण भाषा में are the general guidelines that helps managers to perform their functions effectively. और वही फ्योल ने जो अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं वो मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं, और फ्योल ही ऐसा पर्सन है जिसने क्लियर डिस्टिंक्शन शो किया है बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स. अब हम बात करते हैं फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. कहीं भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं. आई विल सॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली. सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. अंडर डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहा गया है? अंडर डिवीजन ऑफ वर्क ये बोला गया है कि कोई भी काम है आप उसे स्मॉल टास्क में डिवाइड कीजिए, देन हर वर्कर को, हर एम्प्लॉय को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उस जॉब को असाइन कीजिए. जब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को बार बार करेगा तो उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी और उसका और ज्यादा स्पेशलाइजेशन उस वर्क को करने में आ जाएगा. तो आपको इन प्रिंसिपल्स को प्रोन्स एंड कॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंड करना है. अब इसकी प्रोन्स क्या है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट? इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा और एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी. सेकंड इज द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑथोरिटी क्या होती है? पावर. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल द टास्क. अब फ्योल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्योल ने ये बोला है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एम्प्लॉय को ऑथोरिटी तो बहुत ज्यादा दे दी, उसके अकॉर्डिंग उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या किसी एम्प्लॉय को तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको काम करने के लिए उसके पास अथॉरिटी है ही नहीं. सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन इज द डिसिप्लिन. In an organization there should be a proper discipline. जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो सब क्लियर मेंशन होने चाहिए, एंड इट शुड बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be only one superior under subordinates. ऐसा नहीं है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर बहुत सारे सुपीरियर्स है. he will be confused, वो किसका ऑर्डर फॉलो करे. और उसका ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा सब सुपीरियर उसके ऊपर होंगे तो वो शायद एक्सक्यूज भी बनाने लग जाए कि मैं तो उसका काम कर रहा था, और शायद वो एम्प्लॉय किसी का काम भी ना करे. अंडरस्टूड? इट मीन्स जो ऑर्डर है वो हमेशा वन सुपीरियर द्वारा ही दिया जाना चाहिए. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये कोऑर्डिनेशन जैसा ही है. इसका मतलब ये है कि मतलब जो सबके एफर्ट्स हैं इट शुड बी यूनाइट एंड इट शुड ऑल बी इन द सेम डायरेक्शन. दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. वन हेड वन प्लान.
सिक्स्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि एवरी पर्सन हैज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बट फ्योल के प्रिंसिपल में ये मेंशन किया गया है, फ्योल ने ये एक्सप्लेन करा है इस प्रिंसिपल में कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर जनरल इंटरेस्ट को रखना है। इट मींस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी सुपरसीड योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एनी डाउट? सेवन प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये है कि एवरी एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फेयरली पेड। उसका रेम्यूनरेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको थोड़ी बहुत रिस्पेक्टेबल फील हो, ऐसा नहीं हो कि उसे इंफीरियरिटी फील हो। मतलब इट शुड बी प्रॉपर फेयर वेजेस पे की जानी चाहिए, ताकि वो सेटिस्फाई होगा तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क करेगा। इफ रेम्यूनरेशन अच्छा नहीं होगा तो वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाएगा। एट्थ इज द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? पावर टॉप लेवल के पास, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को डिवाइड किया गया है हर लेवल पे। अकॉर्डिंग टू फ्योल्स अप्रोच कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन थोपना नहीं चाहिए। देयर शुड बी बैलेंस। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन में हर डिसीजन लेने में डिले हो रहा है, या बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया कि जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को इतना पावरफुल मानते हैं कि उनका काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाइन्थ वन इज द स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो ऑर्डर का फॉलो करे, स्केलर चेन बोला जाता है। सपोज ई वांट टू कम्युनिकेट टू ए, तो ई डी को मैसेज पास करे, डी सी को, सी बी को, देन बी ए को। ये कैसे होता है? हर एक दूसरे के सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। और कोई इमरजेंसी है तो यहाँ पे स्केलर चेन के अंदर एक फैसिलिटी है, दैट इज द गैंग प्लैंक। एग्जाम में अक्सर कई बार पूछा भी गया है, व्हाट डू यू मीन बाय गैंग प्लैंक? गैंग प्लैंक, अंडरस्टूड? टेंथ प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस ऑफ ऑल थिंग, चाहे मैन है या मटेरियल है। ऐसा नहीं है कि मेरा आज कैबिन 1 है, कल 3 है, या कल 4 है या 5 है। ऐसे डेली का डेली चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर ऑर्डर। और ऐसे नहीं कि कोई आज कोई चीज यहाँ पड़ी है, कल कहाँ ही पड़ी है। इससे क्या होगा कि सब एक दूसरे को ढूंढने में लग जाएंगे, तो क्या होगा कि जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है एक्चुअल काम करने में नहीं लगेगी, बल्कि एक दूसरे को ढूंढने में लग जाएगी। इससे बहुत सारे रिसोर्सेज का वेस्टेज होने के बहुत ज्यादा चांस है। इक्विटी, 11th प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसके प्रिंसिपल में ये बोला गया है, इन दिस प्रिंसिपल ये मेंशन है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पीपल, एवरी पीपल इज इक्वल। ऐसा नहीं कह सकते जेंडर, सेक्स, रिलीजन के बेस पे आप किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हर रोज एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर रहे हो या उनका टर्मिनेशन कर रहे हो। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज फिर वो अच्छे से काम नहीं कर सकते, उनको ऐसे लगेगा कल तो मुझे हटा ही देंगे। तो जितनी उनकी एनर्जी है, जितनी उनकी एफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करेंगे। और फिर वो भी ऐसे ही करेंगे कि उनको बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट बनेगा ही नहीं। 13th प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज को सुनना चाहिए, जो सुपीरियर्स है उनको मौका देना चाहिए कि अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो आगे बढ़े। यदि वो कुछ सजेशंस दे रहे हैं तो उनके सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, उनके सजेशंस को आगे कंसीडर करना चाहिए। उससे क्या होगा, एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेट होंगे तो वो अच्छा वर्क करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आती है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब टीम वर्क, हार्मोनी, इस पे ही वर्क किया गया है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क का माहौल होना चाहिए जिससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में जाना 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट,
हेनरी फ्यूल के बारे में जाना, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जाना। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट में इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।